हेलो एवरीवन। आज हमारे और आपके मिलने की वजह क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे हेडिंग देखकर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे कॉमनली एसएन रिएक्शन भी कहा जाता है और हम खुद एसएन सिंह हैं। खैर, आते हैं रिएक्शन पे। सबसे पहले आपको अगर इसे समझना है तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब जानना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड के एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कोई दूसरा रिप्लेस कर दे, तो इसे बोलेंगे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप यहां देखिए, इस R के साथ L है और रिएक्शन के बाद R के साथ NU आ गया। इसका मतलब क्या है? इस NU ने इस L को रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब नाम पे आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूपी में अखिलेश जी को रिप्लेस किया है योगी जी ने, इसे बोलेंगे आप योगी जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा आगे हो सकता है अखिलेश जी रिप्लेस कर दें योगी जी को, तो आप बोलेंगे अखिलेश जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे केंद्र की बात करें तो मनमोहन जी को रिप्लेस किया है मोदी जी ने, इसे बोलेंगे मोदी जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और भविष्य में ऐसा हो राहुल जी रिप्लेस कर दे मोदी जी को, तो आप बोलेंगे राहुल जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो रिप्लेस करता है, मतलब क्या? जो रिप्लेस करता है, रिप्लेस करने वाले के नाम के आधार पर ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम आता है। इसी तरह से केमिस्ट्री में जब अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब रिप्लेस करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसे बोलेंगे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर अटैक करने वाला फ्री रेडिकल होगा तो आप इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही अटैक करने वाला मतलब रिप्लेस करने वाला अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो आप बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं यहां पे न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ये जो जिसपे रिएक्शन होती है इसे कहा जाता है सबस्ट्रेट। जिसे दिया गया है इसे बोलेंगे आप सबस्ट्रेट। ये हो गया सबस्ट्रेट। और अटैक करने वाला यहां पे है कौन? न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएक्शन यहां क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे बन गया प्रोडक्ट, ये है फाइनल प्रोडक्ट यहां का। और ये जो निकलता है इसे कहा जाता है क्या? लिविंग ग्रुप। ये हो गया यहाँ पे लिविंग ग्रुप। तो सबस्ट्रेट पे रिएक्शन हो रही है, यहां पे होता है अटैकिंग रिएजेंट। जब अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो आप बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो निकलेगा वो हो जाएगा लिविंग ग्रुप। क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप। इसे हम लोग जो है न्यूक्लियोफ्यूज भी कहते हैं। खैर, आगे देख सकते हैं आप यहां पे इस C के साथ Cl है, C के साथ Cl है और यहाँ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर कंटेनिंग जो कार्बन पे अटैक करते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। आप बच्चे सोच रहे होंगे तो बेस में और इसमें डिफरेंस क्या है, आगे बताएंगे। खैर, यहां देखिए यह OH इस C पे अटैक किया, C पे आ गया OH और Cl यहां से अलग हो गया। तो ये भी क्या है? एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसमें देखिए यहाँ Br कार्बन के साथ Br है और यहाँ पे इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो गया। मतलब क्या है? यहां से Br को रिप्लेस करने वाला OCH5 है। ये भी एग्जांपल है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के लिए अब हम लोग जो है इसे फर्दर डिवाइड करेंगे। एक का नाम हो जाएगा SN1 रिएक्शन और एक का नाम हो जाएगा SN2 रिएक्शन। SN1 एंड SN2। कुछ लोग इसे SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं और इसे SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। खैर, आगे डिस्कस किया जाएगा। अब यहां पे जो है अब कुछ बच्चे डिफिनेशन सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिनेशन क्या होगी। लिखिए, दोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इनिशिएट बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आगे डिस्कस क्या करना है अब हमें? SN1 और SN2 मैकेनिज्म को। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन। यहाँ पे 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 को समझने के लिए आइए कुछ इस तरीके से समझते हैं। आपको मालूम है इस रिएक्शन में 2 कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट के रूप में। तो यहां पे जो रिएक्शन का रेट है, स्पीड कर सकते हो आप, वह डिपेंड करता है केवल एक के कंसंट्रेशन पे, यानी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो केमिकल काइनेटिक्स कहती है इस वजह से यह हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर।
तो यहाँ पे सबसे पहले नहीं कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहले तो कुछ बच्चे डिफिनेशन चाह रहे हैं, डिफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच कार्बोकैटायन is formed as an intermediate are called SN1 reaction. It is an example of first order reaction. ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर आपको उससे कहा जाए तो क्या लिख सकते हो? फर्स्ट पॉइंट लिख देना आप कि क्या कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। क्या कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, लिख देते हैं यहां पे फर्स्ट पॉइंट, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। ये बहुत ही जरूरी आपको याद रख पाना, इसका इंटरमीडिएट जो होता है कार्बोकैटायन है। सेकेंड पॉइंट आप याद रखना, इट इज एन example of first order reaction. केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है इस टर्म को। देख सकते हो जिसमें रिएक्शन का रेट dx/dt होता है, वह प्रोपोर्शनलिटी जो है इसमें Rx जो सबस्ट्रेट यूज किया जाएगा उसी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे आता है एक क्या रेट कांस्टेंट, ये हो जाता है Rx। ये फर्स्ट ऑर्डर पावर 1 तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। थर्ड, इसकी खास बात और है कि इसमें होता है रेसमाइजेशन। क्या होता है इसमें? रेसमाइजेशन, ये आगे पढ़ा जाएगा। इसमें होता है इट इन्वॉल्व्स रेसमाइजेशन। और आपसे कहा जाए इसमें रिएक्शन का रेट, या ऐसे कर सकते हो इसी पॉइंट में भी याद दीजिए, रेट ऑफ रेसमाइजेशन कहां पे ज्यादा होगा तो हमेशा इस बात पे डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब इसका जो इंटरमीडिएट है उसी के स्टेबिलिटी पे इसका रेट डिपेंड करता है। अब इसमें एक पॉइंट और आप याद रखना, अगर आपसे कहा जाए केवल ऐसे ही पूछ दे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन के बारे में अगर पूछ दे तो आप तुरंत समझना सेम ही पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उसमें SN1 होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। एंड लास्ट में आप देख देना इसमें जो सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट फॉर SN1 रिएक्शन, सॉल्वेंट फॉर SN1 रिएक्शन क्या होगा बच्चा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब यहां पे ये है, पोलर का मतलब समझ रहे हो आप लोग, प्लस माइनस जो देने की एबिलिटी रखता हो, और प्रोटिक मतलब जिसके पास H+ हो। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होता है वाटर, H2O इसके लिए बेस्ट सॉल्वेंट है SN1 रिएक्शन के लिए। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये याद रखना है आपको। अब आइए हम लोग जो है इसका एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस सबस्ट्रेट का या Cl इस OH के द्वारा रिप्लेस हो गया। तो यह एग्जांपल अब SN1 का कैसे है इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ये रिएक्शन जो है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको सीखना होगा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म मतलब रास्ता क्या इसका चलने का है। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं, यानी कह सकते हो आप मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, यानी इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। 2 स्टेप की रिएक्शन है यह। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में बनता है कार्बोकैटायन। जो कंपाउंड दिया गया आप देख सकते हो CH3, यहां पे CH3, यहां पे R भी लिख सकते हो आप चाहे तो, ये Cl
फर्स्ट स्टेप में जो है ये बॉन्ड ब्रेक करता है ऐसे, किसके, सॉल्वेंट की पोलैरिटी की वजह से। तो जब यहां से अलग होता है तो इसको हम लोग जो है ऐसे दिखाते हैं, अलग होते हुए CH3, यहां से इसको इससे अलग होते हुए Cl। तो जब अलग हो रहा है, बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो इस पे पार्शियल माइनस आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। ये बॉन्ड का क्लीवेज दिखाया जा रहा है, टूट रहा है, सॉल्वेंट की वजह से यह अलग होना शुरू कर दिए हैं। और फाइनली ये अलग होकर के कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोकेटायन में, CH3 यहाँ प्लस CH3 और यहां से Cl माइनस अलग हो गया, लिविंग ग्रुप अलग हो गया। स्टेप 1 यही है इसका इंटरमीडिएट, यानी कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन, यही इसका क्या है, इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का। और ये जो है इसमें ट्रांजिशन स्टेट कही जाती है, ट्रांजिशन स्टेट 1, बॉन्ड को अलग होते हुए दिखाया गया यहाँ पे। ऐसे ही स्टेप 2 में जो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पे जो आप देख रहे हो ये कार्बोकेटायन बना है, प्लस आ गया यहां पे CH3, इस पे CH3, और न्यूक्लियोफाइल का फाइनली अटैक होना है। यह अटैक दिखाते हैं किस तरीके से, CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसके साथ यह देखिए बॉन्ड ब्रेक होने लगा। जब OH जब लिंकेज बननी शुरू हो गई तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसके साथ, ये चार्ज पार्शियल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, यानी CH3 यहाँ पे C और इस पे आ गया OH, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट ये रहा। और यहां पे इसे कहा जाएगा ट्रांजिशन स्टेट 2। अब यहां पे कुछ परेशानी आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहां पे अभी तो डिस्कस पॉइंट किया गया था कि इसमें केवल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, तो ये बीच में ये सब कैसे बन गए। एक्चुअली भाई आपको अगर बोर्ड एग्जाम देना है, केवल बोर्ड एग्जाम जो बच्चे देते हैं उनके लिए डायरेक्ट आप यहां से इसको लिख सकते हैं, यहां से आप इसको लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको IIT यही देना है ना, और बच्चों के लिए क्या देना है, मेडिकल देना है, और कुछ बच्चों को PGT की तैयारी करनी है। तो क्या करते हैं, उनके लिए जरूरी है कि इन सब की समझ होनी चाहिए। यह कई बार IIT जैसे एग्जाम में पूछा भी है कि क्या कि SN2 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की संख्या क्या होती है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट पहचान SN2 की है, तो यहां पे कैसे है। याद रखना, जिसमें नाम ही नहीं है उसमें संख्या में ज्यादा बनते हैं। SN2 में तो केवल एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बट यहाँ पे क्या पहचान देखिए 2 हो गई, तो याद रखना है। बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, यह बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब आपको याद रखना है कि हम लोग 2 ट्रांजिशन स्टेट यूज किए थे। यहाँ पे पूछा गया था सेम एग्जांपल देकर के, इसमें कितनी ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल हैं। एग्जाम में बच्चों ने 0 टिक कर दिया था, गलत हो गया, उसका आंसर 2 था। ऐसे याद रहेगा ना आप लोगों को। SN1 में अगर एग्जाम्पल है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट यहां बनेगी। अब यहां पे जब भी किसी, इसमें 2 स्टेप देखिए, कितने स्टेप, 2 स्टेप हैं, और जब भी किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा स्टेप होंगे तो आपको पहचानना होगा इसमें कौन सा स्टेप स्लो है। हमने पहले पॉइंट में कहा था शुरू में ही कि इसमें जो रिएक्शन का रेट है वो केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहां प्रूव करना पड़ेगा ना, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेप है तो पहचानना होगा कि रिएक्शन का रेट यानी स्पीड किस पे डिपेंड करेगी। तो जब भी किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा स्टेप है तो आप पहचानिए इसमें कौन सा स्टेप स्लो है। जो स्टेप स्लो होगा वही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। और ये पहचानना बहुत ज्यादा आसान है कि कौन सा स्टेप स्लो है। 2 ही काम होता है रिएक्शन में, बॉन्ड का टूटना यानी बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड बॉन्ड का बनना, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जहां बॉन्ड बनता है वहां एनर्जी निकलती है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस,
एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, मतलब एनर्जी निकलती है। जब एनर्जी निकलती है स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने आप हो जाएगा। बट जहां पे एनर्जी देनी पड़ती है वो स्टेप स्लो हो जाता है। और कहीं पे अगर बॉन्ड को तोड़ना है, भाई कुछ तोड़ना पड़े तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। जहां पे बॉन्ड को तोड़ना होता है वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब वह स्टेप एंडोथर्मिक होता है। और जो स्टेप एंडोथर्मिक हो, मतलब जहां पे एनर्जी देनी पड़े, वही स्टेप स्लो होता है। तो यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहां पे। तो यहां पे क्या, यह एंडोथर्मिक एनर्जी देनी पड़ जाएगी, तो स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो। यानी कह सकते हो आप यहां पे जो ये स्टेप है ये स्लो स्टेप है, ये वाला स्लो स्टेप, और ये जो है फास्ट होता है। और जो स्लो है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि आप यहां बोल सकते हैं dx बाई dt, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे केवल इस पे, यानी ये CS3 का होल थ्राइस, CS3 का होल थ्राइस CCl, इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। देखिए ऐसे ये रिएक्शन का रेट है, या इसको लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल हो जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा CS3 होल थ्राइस CCl। ये है इसका केमिकल काइनेटिक्स अकॉर्डिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिसाइड करता है कि यही इसी पे डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। इस वजह से ये रिएक्शन हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर की, और फर्स्ट ऑर्डर की है इसलिए यहां पे 1 लिखा जाता है। तो समझ आ गया सभी को। तो आप सोच रहे होंगे होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसका एक डायग्राम बनाता है, इसे बोलते हैं एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन। वहां से डिसाइड हो जाएगा कि ये बनते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि पहले यहां से जो रिएक्शन आई यहाँ पे कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन इसमें सबस्ट्रेट में और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसका बॉन्ड C और Cl के बीच बॉन्ड है, यहाँ पे C और O के बीच बॉन्ड है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 8 होता है, 8 8, तो अंतिम शेल क्या 2p आएगा, 2p4, तो p शेल सब शेल है। यहां पर भी 17 है, इसका 3p आएगा, तो शेल नंबर ज्यादा इसके पास है, तो इसकी साइज बड़ी हो गई O से। तो यहाँ पे कार्बन के पास भी 2p, इसके पास भी 2p, सेम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। जबकि यहाँ पे 2p और यहाँ 3p की ओवरलैपिंग है, थोड़ी ओवरलैपिंग पुअर हो जाती है। ये ओवरलैपिंग स्ट्रांग है तो बॉन्ड मजबूत हो जाता है, मजबूत है तो कम एनर्जी वाला हो गया कह सकते हो, स्टेबल ज्यादा हो गया। यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको बना के, देखिए ऐसे एक एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। देखिए ऐसे, जैसे आपके सामने एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है आप देखिएगा ऐसे, यहाँ पे सबस्ट्रेट देखिए ऐसे होता है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है, पर इसको लिख दें उसके बाद समझते हैं। सबस्ट्रेट, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 1, यहाँ पे कार्बोकैटायन और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 2, और यहाँ पे होता है फाइनल प्रोडक्ट। यह एनर्जी का रास्ता है, रिएक्शन का रास्ता है, रिएक्शन पाथवे, रिएक्शन पाथवे है। और ये है इसकी एनर्जी E, ऐसे एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले समझिए सबस्ट्रेट, ये एनर्जी का ऑर्डर सबस्ट्रेट यहां पे है, प्रोडक्ट यहां पे है। इसका मतलब ये सिद्ध प्रूफ हो रहा है कि इसके पास एनर्जी कम है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझिए क्या है, देखिए ऐसे यहाँ पे इसका देखिए ये एनर्जी गैप यहाँ पे हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, और आपको मालूम होना चाहिए जिसके पास एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 1, आप सोच रहे हैं इन दोनों में, देखिए इसके पास एनर्जी इन दोनों से कम है, और आप सोच रहे होंगे TS1 और इसमें एनर्जी डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या देखिए यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है। जो स्टेप यहाँ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़े, देखिए एनर्जी ऊपर जा रही है यहाँ पे, और फिर क्या यहाँ पे है, अब इसके पास यहाँ पे क्या बॉन्ड बन रहा है, इसकी एनर्जी कुछ रिलीज हो गई तो इससे कम है। देखिए यहाँ पे 1 और ये 2, फर्स्ट और ये सेकेंड, समझ गया ना। याद रखना यहाँ पे 2 तरह की होती है ट्रांजिशन स्टेट। अब आइए, कोई डाउट हो तो बोलिए, या लिख दीजिए कमेंट में कोई डाउट होगा तो।
या कांटेक्ट कर सकते हैं आप जैसे भी चाहें। आइए हम लोग पढ़ते हैं इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। शुरू में जब हमने इस रिएक्शन की शुरुआत की थी तो वहां पे एक शब्द आया था रेशमाइजेशन, मतलब इसमें होता है रेशमाइजेशन। तो यहाँ पे अब इसका मतलब समझना है क्या होता है रेशमाइजेशन। तो यह तभी ऑब्जर्व होता है जब कायरल सेंटर पर होने वाली होती है SN1 रिएक्शन, तभी यह ऑब्जर्व होता है। और कायरल सेंटर मतलब जानते हो, जिस कार्बन की बात की जा रही हो उस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच हो तो सेंटर कायरल हो जाता है। देख सकते हो आप, इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम, एक पे Cl है, एक पे मिथाइल है, एक पे इथाइल है और एक पे फिनाइल है, चारों अलग मतलब सेंटर कायरल है। और यहाँ पे होना है SN1 क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा कार्बोकेटायन वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे जो है होने वाला रेशमाइजेशन, पहले समझना होगा रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या है। जब आपने पढ़ा था स्टीरियोकेमिस्ट्री तो वहां पे आया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड, है ना। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन पर आधारित है, तो वहीं पढ़ोगे। यहाँ तो हमें केवल इसको समझना है, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो रेशमिक मिक्सचर का मतलब होता है जब डेक्स्ट्रो और लियो इक्वल अमाउंट में बनते हैं तो इस मिक्सचर को आप बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे अब यह कैसे पहचानोगे आप, जैसे आप पहले आपकी परीक्षा के लिए क्या कैसे पहचानोगे, कंपाउंड दे के आप नहीं पहचान सकते, कंपाउंड दे के आप नहीं पहचान सकते कि कौन सा कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, यहां से नहीं पहचान सकते आप। यहाँ पे हम लोग जो है जब पढ़े थे स्टीरियोकेमिस्ट्री तो वहां पे R और S कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था आपने, R और S कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें होगा क्या, अगर SN1 रिएक्शन हो रही है कायरल सेंटर पे और अगर सबस्ट्रेट अगर R है, कैपिटल R है, तो जो बनेगा प्रोडक्ट वह R और S का मिक्सचर बनेगा। या अगर सबस्ट्रेट S भी है तो भी प्रोडक्ट R और S का मिक्सचर बनेगा, वो भी इक्वल अमाउंट में, तभी ये नाम आएगा रेशमिक मिक्सचर। समझ गए ना, सबस्ट्रेट R होगा तब भी प्रोडक्ट R और S का मिक्सचर होगा, या सबस्ट्रेट अगर S होगा तब भी प्रोडक्ट R और S का मिक्सचर होगा। अब आपको R और S तो बताया गया था ना, आप R और S निकालना जानते ही हो। फिलहाल हम यहाँ पे R और S के बेसिस तो नहीं, आपको बस प्लेन के बेसिस बता रहे हैं। और जब हमने आपको बताया था स्टीरियोकेमिस्ट्री, वहां आप देखिएगा कि R और S कैसे डिसाइड किया गया था। R और S निकालने का एडवांस तरीका बता चुके हैं आपको हम। यहाँ पे केवल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे प्लेन के बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, डैश लाइन पे लिविंग ग्रुप है, यहाँ थिक लाइन पे देख सकते हो आप, ये लाइन को आप बोलते हैं सॉलिड लाइन, जानते हैं ये सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन का मतलब बोर्ड के प्लेन में है, जैसे समझिए पहले यह बोर्ड के प्लेन में है, क्या बोर्ड के प्लेन में देखिए ये हो गई सॉलिड लाइन। अगर हम दिखाएं आपको तो ये बोर्ड के प्लेन में हो गई सॉलिड लाइन, और जो डैश लाइन है वो प्लेन के नीचे, बोर्ड के नीचे है, मतलब प्लेन नीचे, और थिक का मतलब प्लेन के ऊपर, ऐसे इस तरीके से इसका होता है। क्या समझिए पहले यहां से क्या बोला हमने, ये सॉलिड लाइन पीएच और ईटी वाली ये बोर्ड के प्लेन में है, और जो डैश सीएल है वह प्लेन के नीचे है, और जो थिक लाइन प्लेन के ऊपर है, ऐसे समझना आपको। तो याद रखना है सॉलिड का मतलब प्लेन में की लाइन, थिक का मतलब प्लेन के ऊपर, और यह प्लेन के नीचे डैश का मतलब, यह 3D स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है। हम केवल प्लेन के बेसिस पे SN1 को समझने वाले हैं। यहाँ देखिए पहले इसमें Cl ऊपर है, प्लेन के नीचे, डैश लाइन का मतलब प्लेन के नीचे, थिक का मतलब प्लेन के ऊपर। जब रिएक्शन हुई है तो आधे प्रोडक्ट में यह OH आने वाला न्यूक्लियोफाइल आधे में प्लेन के नीचे है और आधे में प्लेन के ऊपर है, ठीक मतलब ऊपर डैश और नीचे। तो दोनों में इक्वल देखिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इक्वल अमाउंट में। आप निकाल लीजिएगा RS, यहाँ पे RS नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, हम लेक्चर लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप इसे कहेंगे रेशमिक मिक्सचर। यह रेशमाइजेशन होता क्यों है इसे समझना है। यहाँ पे रेशमाइजेशन की वजह क्या है, तो आप यहां देखिए मैकेनिज्म में स्टेप 1, तो आपको मालूम है ये पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहां जो है सबसे पहले जो दिया गया देखिए ऐसे, यहां पे पीएच, यहां पे ईटी, और डैश लाइन पे दिया गया है आपको Cl, थिक पे दिया गया है आपके लिए Me मिथाइल,
यहाँ पे Me। अब जब ये इससे अलग होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, तो यह सेंटर हो जाएगा, देखिए ऐसे, एक PH, ये हो जाएगा Me, और ये हो जाएगा यहाँ पे ET, और यहाँ आ गया प्लस। अब यहां से Cl हो गया अलग। इसके पहले हमने आपको जो पढ़ाई थी मैकेनिज्म, तो वहां पे दिखाया था ट्रांजिशन स्टेट 1, यहां भी होता है, बट यहाँ पे हम लोग उसको दिखाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। वजह यह है कि स्टेप लंबा हो जाएगा, आप होता वही है, बट यहाँ डायरेक्ट इसको करने वाले हैं हम लोग। यहाँ आ गया प्लस, और ये है कार्बोकैटायन, टर्शियरी है कार्बोकैटायन। अब अगर स्टेप 2 की बात करें हम लोग, अगर कैसे स्टेप 2 की बात करें अगर, तो ये होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे सबस्ट्रेट, एक बात और आपको समझाते हैं अभी, देखिए ऐसे ये ET यहाँ पे है, और यहाँ पे Me ही है, प्लस इस पे OH का अटैक होना है। अब यहाँ समझते हैं पहले, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो थिक लाइन थी, डैश लाइन था, सॉलिड लाइन था, यहाँ पे सभी लाइन सॉलिड क्यों हो गई है? एक्चुअली इस पे आ चुका है क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ क्या हो चुका है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे। sp2 का मतलब होता है प्लेनर, बोर्ड के प्लेन में तीनों आ चुके हैं, मतलब ये ऐसे हो चुके हैं, समझिए पहले ये तीनों एक ही प्लेन में आ चुके हैं, एक प्लेन में। ये तीनों कहां पे, देखिए एक प्लेन में है, एक पे पीएच है, यहाँ पे Me है, और यहाँ पे ET है। प्लेन इनका सेम हो चुका है। जब प्लेन सेम हो चुका है, इस वजह से सॉलिड लाइन की ये सभी एक ही पे हैं। अब इस पे अटैक होना है OH का। अब आप सोच रहे होंगे यह आधे में OH ऊपर क्यों था और आधे में OH नीचे क्यों था? एक्चुअली यह स्ट्रक्चर इसका बना है, कौन, ट्राइगोनल प्लेनर, कार्बोकैटायन का। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। तो न्यूक्लियोफाइल का देखिए, आप जानते हैं जब यह sp2 हो चुका है तो यह कितना एंगल होगा, 120, ये भी 120 और ये भी 120, 120 120 120 होगा ना। अब इस पे इसका अटैक होना है, तो यह अटैक हमेशा वहां से करता है जहां से रिपल्सन कम से कम इसको मिले। तो कहां से कर सकता है, सोचिए। अब ये जितना आसानी से प्लेन के ऊपर से आ सकता है, उतना ही आसानी से प्लेन के नीचे से भी आ सकता है। समझिए इस तरीके से, देखिए प्लेन सेम है तो ऐसे यहां से आ सकता है, ऐसे यहां से भी आ सकता है ना। रिपल्सन दोनों तरफ बराबर है, इससे जितना आसानी से प्लेन के ऊपर से आता है उतना ही आसानी से प्लेन के नीचे से। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इस साइड क्यों चला रहा है, नहीं आ सकता। वजह, जैसे यहां से अगर आता मान लीजिए तो क्या हो रहा है, जब आएगा तो ये एंगल देखिए पूरा 120 है, तो ये 60 इधर 60 इधर हो जाएगा, है ना। जबकि ऊपर से आने में क्या है, 90 है, 90 एंगल ज्यादा है 60 से, तो 90 एंगल ज्यादा है तो रिपल्सन कम होगा, दूरी ज्यादा रिपल्सन कम होगा। या रिपल्सन ज्यादा तो इधर से आने के चांसेस नहीं। जितनी आसानी से प्लेन के ऊपर से उतनी आसानी से प्लेन के नीचे से, बस दो ही रास्ते इसके पास हैं, वो भी इक्वल, एक जैसे हैं। इस वजह से आधे पे प्लेन के ऊपर जाता है और आधे में प्लेन के नीचे। यही है रेशमाइजेशन की वजह। कोई पूछे रेशमाइजेशन सबसे अधिक कहां पे होगा, जिसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें रेशमाइजेशन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया, अब यहां जो बनेगा प्रोडक्ट देखिए ऐसे, यहां पे अगर PH है, यहां पे ET है, तो यहां पे आ गया अटैक करा, प्लेन के नीचे से अटैक कर दिया, तो Me अपनी जगह पर रह गया, देखिए ऐसे फिर लाइन बन गई। और फिर आधे में जो है यहाँ PH, यहाँ ET, और यहाँ पे अगर आ गया, अगर प्लेन के ऊपर से अटैक कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा OH। तो आप देख सकते हैं ये बन गया, यही है रेशमाइजेशन, रेशमाइजेशन। क्लियर? यानी अब आप इसकी बेसिस में हम लिखते थे यहाँ पे एक लाइन, अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ रेशमाइजेशन, यानी रेट ऑफ रेशमाइजेशन सबसे ज्यादा कहां फास्ट हो गए, रेशमाइजेशन। क्या बोलोगे बच्चे आप लोग, बोल दीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट की कार्बोकैटायन जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ऐसे। तो SN1 में जो खास बात है आप यह याद रखना, इसमें अगर आपको चार कंपाउंड दे, आपसे पूछे कि बताइए इसमें किसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगी, तो चारों से बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर लेना। या फिर ऐसा हो जाए कि चार
सबस्ट्रेट दे और आपसे पूछे बताइए इस चारों में सबसे ज्यादा रेस्माइजेशन कहां पे होगा, तो भी आप वहां पहचान लीजिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यानी कि आपको चाहे SN1 का रेट पहचानना हो, चाहे रेस्माइजेशन का रेट पहचानना हो SN1 में, आप दोनों केस में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पहचानना, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसकी पहचान। कर लोगे आप लोग? आप निकालिएगा कॉन्फिगरेशन RS का। ये भी याद रखना, अगर सबस्ट्रेट पे R होगा तो जो बनेगा प्रोडक्ट वह R और S का मिक्सचर होगा। सबस्ट्रेट अगर S भी होगा तो भी प्रोडक्ट R और S का मिक्सचर होगा। कर लेंगे आप लोग? तो अब अगर SN1 में कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर। सॉल्वेंट भी इसका याद रखना, पोलोप्रोटिक वाटर। हेलो एवरीवन, SN2 रिएक्शन के इस क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले आपने SN1 पढ़ा था, वहां पे 1 का मतलब देखा था। अब यहां पे आपको 2 का मतलब समझना है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, SN रिएक्शन में मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे केमिकल काइनेटिक्स कहती है रिएक्शन का रेट दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस वजह से ये रिएक्शन हो जाती है सेकेंड ऑर्डर की, और हम यहां यूज करते हैं बाई मॉलिक्यूलर टर्म। इट इज क्लियर? जब यहां पे दोनों के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है तो यहां पे इंटरमीडिएट क्या बन सकता है? जरा सोचिए, क्या बन सकता है इंटरमीडिएट? हम बताते हैं आपको। एक्चुअली रिएक्शन में 2 ही बातें होती हैं, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। SN1 में जब पढ़ा था आपने तो वहां पे एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और दूसरे स्टेप में बॉन्ड बन रहा था। दोनों अलग अलग थे। यहां पे दोनों एक साथ होने वाला है, और जब दोनों एक साथ होगा तो जिस स्टेप में, जिस स्पीशीज में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ दिखाया जाता है उसे आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है, SN2 रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वह होगा ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि अगर हमें SN2 रिएक्शन की स्पीड एंड रेट कंपेयर करना पड़े तो हमें वहां पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बच्चों की डिमांड हमेशा रहती है कि शुरुआत में डिफिनेशन पहले हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको, उसके अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या बनेगी, लिख लीजिए। दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट आर कॉल्ड SN2 reaction. It is an example of second order reaction. लिख लिया सबने? ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आइए पहले इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या होना है, उसके बाद आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। ठीक है, देखिए। तो इसमें फर्स्ट आपको याद रखना है, क्या बोला हमने आपको भी, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट is formed as an intermediate. इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है इंटरमीडिएट के रूप में, ये आपको याद रखना है। इसका नाम देखिए। सेकेंड पॉइंट, अब जब यह इस तरह हो रहा है तो आपसे अगर कहा जाए इसमें इंटरमीडिएट है और सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ It is an example of second order reaction. ये इसका एग्जाम्पल हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट या इसी में देख लीजिए अभी, ये हो जाएगा dx, जैसे आपको दिया जाए रिएक्शन आगे अभी दिया जाए RX, यहां पे OH, यह अगर SN2 रिएक्शन है तो यहां बन जाएगा ROH, यहां पे X माइनस बाहर हो जाएगा। हमने आपको बताया था ये होता है सबस्ट्रेट, ये होता है सबस्ट्रेट, ये होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये है फाइनल प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, और ये है लिविंग ग्रुप,
निकलने वाली, वो छोड़ना होता ही है, निकलने वाला, इसे आप न्यूक्लियोफ्यूज भी बोल सकते हैं। तो यहां पे जो रिएक्शन का रेट dx/dt आप लिखेंगे वो हो जाएगा Rx के कंसंट्रेशन एंड OH के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप इसे इक्वल का साइन प्रोवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये कांस्टेंट, ये हो जाएगा Rx और ये हो जाएगा OH माइनस, यहां देख सकते हैं आप। तो यह हो देखिए, और आपको जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था, हमने बताया था, डिस्कस किया था, तो वहां पे आपने देखा था जो यह रेट इक्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन जो होता है, उसी में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इसी के पावर के सम को, यानी के पावर के योग को आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे Rx यानी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का पावर 1, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन का पावर 1, दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी रिएक्शन हो गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ जाओगे आप लोग। अब इसके बाद देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, स्पीड अगर 4 कंपाउंड दे दें सबस्ट्रेट, आपसे पूछा जाए किसमें SN2 फास्ट होगा, तो आप वहां पे कंपेयर कर लीजिएगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इसका मतलब क्या, ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह से आप वहां कंपेयर कर सकते हैं। अब आपके सामने ये परेशानी हो सकती है कि कैसे कंपेयर करें, इसको तो हमने पढ़ाया है पहले, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे, तो आप याद रखना एक चीज कि SN1 SN2 दो रिएक्शन है, जिसमें SN1 फास्ट होगा उसमें SN2 स्लो होगा एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना आसान होता है, आसान होता है कि नहीं? तो बिल्कुल तो वहां पे आप देख लीजिएगा, जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसमें ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल होगी। 4 कंपाउंड दिए गए हैं, अगर चार सबस्ट्रेट दिए गए हैं, चारों से बनने वाले कार्बोकैटायन बना लीजिएगा, तो जिसमें कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होगा तो वहां पे सबसे अधिक स्टेबल होगा, मतलब जहां पे SN1 फास्ट वहां पे SN2 स्लो एंड वाइस वर्सा, है ना? समझ जाओगे। तो कोई ये कहीं पहचाना सीख जाओ अच्छे से, दूसरा कर लोगे अपने आप। तो यह 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देखिए, थर्ड, इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, या एक और पॉइंट देखिए, इसका सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट फॉर SN2 रिएक्शन क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यह रहता है, याद रखिएगा। जब हम लोगों ने SN1 पढ़ा था यहाँ पे इसके पहले, तो वहां पे लिखा था पोलर प्रोटिक, यहाँ पे अप्रोटिक है, तो अब पोलर प्रोटिक था, पोलर का मतलब जो प्लस माइनस दे रहा है, प्रोटिक मतलब H+ कंटेनिंग, तो वाटर वहां पे बेस्ट सॉल्वेंट माना गया है SN1 के लिए। यहाँ पोलर अप्रोटिक है, तो यहाँ पे पोलर तो हो, प्लस माइनस तो बना रहा हो, लेकिन उसके पास H+ ना हो, अप्रोटिक मतलब उसके पास H+ ना हो। इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर इसकी एग्जांपल की बात करें आप इस सॉल्वेंट की, तो क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल? सबसे पहले तो एक बहुत फेमस एग्जांपल है, उसका नाम है DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। क्या है इसका पूरा नाम? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ये नाम कहां से आया है? सल्फॉक्साइड कैसे? CH3 ये डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। ये तो एक हो गया। एक और देख लीजिए यहां पे ऐसे, या नंबर देखिए, और भी सॉल्वेंट्स। एक होता है DMF, फॉर्माइड जानते हो आप लोग? देखिए CO, ये अगर ऐसे, पहले तो समझो ये होती है फार्मिक एसिड, सबको मालूम है। इसी का अमाइड बनाते हो अगर आप, इसी का अमाइड, तो यहां पे कर दोगे आप NH2, ये फार्मामाइड है, फार्मिक एसिड का अमाइड फार्मामाइड हो गया। अब इसी के 2 H को रिप्लेस कर दिया जाए 2 CH3 से, कैसे? CH3 से डाई मिथाइल फार्मामाइड। यह क्या है? डाई मिथाइल फार्मामाइड, इसका पूरा नाम हो जाएगा, लिख देते हैं हम, डाई मिथाइल फार्मामाइड, इसका नाम हो गया। ऐसे और भी हैं,
जैसे आप यूज कर सकते हो नाम, यहां लिख देते हैं हम क्राउन ईथर। क्राउन ईथर ये भी समझते होंगे आप, थर्ड नंबर पे देखिए सॉल्वेंट। जैसे क्राउन ईथर की बात की जाए तो आप समझते हो साइक्लिक ईथर, साइक्लिक पॉली ईथर, क्या होते हैं साइक्लिक पॉली ईथर, ये आप जानते हैं, नहीं तो आप आगे देख लीजिएगा। खैर ये हैं ऐसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट या बेस्ट होते हैं SN2 रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और दे दीजिए, फोर्थ, इसकी मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म में एक स्टेप होता है, यानी मैकेनिज्म इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन स्टेप रिएक्शन एंड SN1 क्या थी, 2 स्टेप रिएक्शन थी। ये क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन है, याद रखना है आपको। 1 स्टेप का मतलब देखिए दो ही चीजें होनी है, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना। जब दोनों एक ही में हो जाए, टूटना और बनना, तो एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगी। SN1 में क्या था, एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, दूसरे में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, है ना, बन रहा था, तो 2 स्टेप में हो गई थी। यहाँ पे क्या दोनों एक ही में होना है, कितना अच्छा देखिए, 2 है तो दोनों एक ही में हो जाएगा। दोनों मतलब क्या, टूटना और बनना, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों एक ही स्टेप में हो जाएगा। और SN1 में क्या था, मतलब एक बार में एक ही होना था, तो 2 स्टेप हो गए थे। तो जिसमें नंबर 2 है उसमें केवल एक स्टेप होता है, एंड इसका उल्टा भी है। ऐसे अंतिम स्टेप देख लीजिए, इसमें सबसे अच्छा क्या है, इसमें सबसे अच्छा का मतलब इस रिएक्शन की खूबसूरती क्या है, सबसे अच्छा मतलब इस रिएक्शन की खूबसूरती क्या है, बोलिए। इसमें होता है इनवर्जन। क्या होता है, इनवर्जन। इसलिए पहले हम इट इन्वॉल्व्स इनवर्जन इन रिएक्शन, अगर कायरल सेंटर पे SN2 रिएक्शन हो रही है तो वहां पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा हो जाना। जैसे अगर सबस्ट्रेट R है तो प्रोडक्ट S बनेगा, उल्टा हुआ कि नहीं, R और S कॉन्फ़िगरेशन। और इसी का उल्टा, अगर सबस्ट्रेट S है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन R होगा। यही है इन्वर्जन। वाल्डेन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इस वजह से कहीं कहीं पाएंगे आप इसे वाल्डेन इन्वर्जन में लिखा रहेगा, तो आप परेशान नहीं होना है आपको। यहां क्या लिखा रहेगा, वाल्डेन इन्वर्जन ऐसे। तो इसमें जैसे आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबने देखा भी, हम आगे बताएंगे भी, जैसे कभी आप छाता लेके जा रहे हो, तेज हवा है, छाता उलट जाता है, तो सीधा छाता और उल्टा छाता, यही है इन्वर्जन। R का S हो जाना, S का R हो जाना। आगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसको डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इस रिएक्शन का एग्जाम्पल और उसकी मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें CH3 के साथ Cl है, रिएक्शन के बाद OH आ चुका है Cl के प्लेस पे, मतलब ये लिविंग ग्रुप हो चुका है। तो हमें अब समझना है इसकी मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वह यह है कि न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करता है ना। तो आपको हमने अभी बताया कि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होता है, तभी तो बनती है ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जरा समझिए इस चीज को पहले आप। जैसे एक कंपाउंड स्ट्रक्चर हम CH3Cl का बनाते हैं आपके सामने, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है CH3Cl का, ये Cl है, कार्बन यहाँ पे है और 3 H हो गए, यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। Cl को निकलना है, आप जानते हैं सभी का, इसके पास लोन पेयर है, लिविंग ग्रुप है, तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके आसपास नहीं आ सकता, तो आने वाला क्या करेगा, इसके अपोजिट साइड से ही आ सकता है। एक ही रास्ता इसके पास, क्या, इसके अपोजिट साइड से आ सकता है। जब अपोजिट साइड से आएगा, निकलना सामने से, आने वाला पीछे से, मतलब न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से। तो इस स्ट्रक्चर के हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पे समझिए पहले, अब दिया गया है आपको यहाँ पे, ये कार्बन हो गया और एक H यहाँ बना लेते हैं, इस तरीके से समझिए। इस रिएक्शन में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी आपको। जैसे यहाँ दिया गया Cl, अब यहां से इसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है SN2, तो यहां से निकलेगा ऐसे। निकलने से क्या होगा, देखिए अगर ऐसा हो रहा है
तो H यहाँ पे हो गया और इस तरीके से यहाँ पे है और एक H यहाँ पे है। यह बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर रहा है, देखिए ऐसे Cl पे एक पार्शियल नेगेटिव आएगा, जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है ना। लेकिन होता क्या है, जब ये इस साइड से अटैक तो साथ में कर रहा है, उसी के साथ कर रहा है ना, जब साथ में अटैक कर रहा है तो यह इसका चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका पार्शियल चार्ज खत्म हो जाता है और फिर यह जो है इनके साथ भी शेयर करते हैं, देखिए ऐसे यह OH के साथ OH, तो इनका चार्ज भी क्या हो गया, पार्शियल हो गया शेयरिंग की वजह से। अब यहाँ पे यही कहलाती है क्या, ट्रांजिशन स्टेट। अब इस रिएक्शन की खूबसूरती क्या है, यहाँ पे समझिए। आपसे जनरली कोई पूछता है कार्बन की वैलेंसी क्या है, तो क्या बोलते हो आप बोलते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कुछ बच्चे जो और अच्छे से पढ़े हैं वो कहते हैं 2 and 4 बोलते हैं कि नहीं भाई। जब कार्बीन पढ़ा था आपने तो कार्बन की वैलेंसी क्या 2 ही तो है, और यहाँ पे कार्बन वैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन डाइवेलेंट भी है और टेट्रावेलेंट भी है, बट इसके ज्यादा कंपाउंड टेट्रावेलेंट फॉर्म में ही है। खैर इसमें आपको बता दें, IIT जैसे एग्जाम में पूछा है ट्रांजिशन स्टेट में, SN2 रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। एग्जाम होता है PGT, जो बच्चे शिक्षक बनते हैं MSc करने के बाद या MA करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, उसमें पूछा था कि SN2 के ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। तो यहां पे याद रखना कार्बन की वैलेंसी 5 है। वैलेंसी का मतलब क्या है, एक एटम कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। एक एटम अपने साथ कितने लोगों को जोड़ रखा है, वही तो उसकी वैलेंसी है। यहाँ पे कार्बन ने अपने साथ कितनों को जोड़ रखा है, चाहे जैसे भी जोड़ा हो। यहाँ पे 2H, यहाँ पे 1H, यहाँ 3H Cl और OH, 5 लोगों से अटैच है कि नहीं, तो क्या बोलोगे इसकी वैलेंसी 5। पेंटावैलेंट होता है यहाँ पे, यही आंसर सही था IIT एंट्रेंस में और PGT में भी। तो 5 वैलेंसी यहाँ पे शो हो रही है, याद रहेगा ना। खैर आगे देखते हैं, यदि आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा। यहाँ पे हो गया H और यहाँ पे H, यहाँ पे H हो गया और यहाँ से Cl लिविंग ग्रुप अलग हो चुका है और इस पे आ जाएगा OH। तो यह हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ये है इस रिएक्शन की कंप्लीट मैकेनिज्म। ठीक है, एक बात याद रखना है यहाँ पे, अब अगर आपसे कहीं कोई पूछे कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो आप याद रखना क्या, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इसको पहचानना। फिर एक बार हमने भी डिस्कस किया था, फिर बोलते हैं आपसे इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना आपको फिलहाल आना जरूरी है। हम एक बार बता चुके हैं, लेक्चर अवेलेबल है आपके पास, और नहीं तो आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना आता होगा ना। जहां पे कार्बोकैटायन कम स्टेबल होगा वहां पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, क्योंकि जहां पे SN1 ज्यादा होगा वहां पे SN2 स्लो होगा, है ना। तो आपको ये कंपेयर करना, पहचान जाओगे। अब हम लोग जो है जरा इसको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझते हैं। समझिए इस तरीके से, जैसे यहां पे हम लिख दें अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स यानी रिएक्शन प्रोग्रेस, इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया यार, और यहां पे लिख दें एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है। अब इसको जो है देखिए बनाते हैं यहां पे हम, तो अब इस तरीके से समझिए, जैसे ये ऐसे ग्राफ आप पाते हैं इस तरीके से बना रहता है। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे है सबस्ट्रेट इन RX, यहाँ पे है ट्रांजिशन स्टेट जो बना हुआ है, और यहां बन जाएगा प्रोडक्ट ROH। तो यहाँ पे अब एनर्जी गैप देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले पहचानना है कि प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम क्यों है। देखिए एनर्जी कम हो गई और सबस्ट्रेट के पास एनर्जी ज्यादा है, पर इन दोनों को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे C और Cl के बीच ओवरलैपिंग है, C और Cl के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग है। तो यहाँ कार्बन का क्या है 2p, एटॉमिक नंबर 6 होता है, लास्ट में 2p आएगा। इनका होता है कितना 17, तो लास्ट में 3p आएगा, यानी 2p और 3p की ओवरलैपिंग है। और यहाँ पे क्या है 2p और 2p की ओवरलैपिंग है। इसका 6 तो 2p, इसका 8 तो भी है ना, दोनों सबसेल सेम, तो सेम सबसेल हैं तो ओवरलैपिंग बेहतर होती है। यहाँ अलग अलग हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हो गई, अलग अलग शेल के मतलब, तो ओवरलैपिंग पुअर हो गई। जब यहाँ ओवरलैपिंग अच्छी है मतलब मजबूत बॉन्ड बनेगा,
जब मजबूत बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि आप जानते हो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है एक्सोथर्मिक होता है। जितना मजबूत ओवरलैपिंग, अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा हीट निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी। तो एनर्जी कम हो गई है, इसलिए यहाँ पे इसकी एनर्जी कम है और यहाँ इसकी एनर्जी ज्यादा है। पहचान लीजिए, है ना। ठीक, अब सोच रहे हैं इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों हो गई। यह रिएक्शन होने की कंडीशन है ना। तो आप खुद सोचिए, जब आप कहीं पे लड़ाई करने जाते हो, किसी को मारने जाते हो, तो गुस्से में होते हो कि नहीं। जब गुस्से में होते हो तो उस वक्त अरे यार लड़ाई करना मतलब गुस्से में आना जरूरी है, मजा कहाँ है लड़ाई में, है कि नहीं। तो गुस्से में जब आते हो आप, तो आपका एनर्जी का लेवल बढ़ा होता है घटा होता है। उस समय कुछ ज्यादा ही फॉर्म में होते हो कि नहीं। तो मतलब वो एनर्जी का लेवल बढ़ चुका होता है जिस वक्त आप, है ना। तो यह है ट्रांजिशन स्टेट, याद रखना। तो यहाँ पे ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट है। जब हमने आपको SN1 का ग्राफ दिखाया था तो वहां पे आप 3 लूप बने थे, 3 पीक यहाँ पे थी, 3 तरह के। एक उसमें था TS1 और एक TS2 और एक कार्बोकैटायन था। याद रखना TS1 में 2 बनी थी TS1, है ना, TS। यह इसकी खास बात है। अब आइए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है अभी कि इस रिएक्शन में होता है क्या, इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन। वाल्डेन साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया, वाल्डेन इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, आप छाता लेके जा रहे हो, छतरी लेकर के, अचानक हवा तेज चली, छाता उलट जाता है। पहला कॉन्फिगरेशन और बाद वाला जस्ट उल्टा हो जाना, यही इन्वर्जन, उलट जाना। अब केमिस्ट्री में बात करें तो अगर सबस्ट्रेट R होगा, कैपिटल R, तो प्रोडक्ट हमेशा कैपिटल S होगा। इसका उल्टा, अगर सबस्ट्रेट S होगा तो प्रोडक्ट कैपिटल R होगा। ये इन्वर्जन है। मतलब अगर यह एक डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट हमेशा लिबो होगा, एंड वाइस वर्सा। तो फिलहाल डेक्स्ट्रो और लियो कंपाउंड को बोर्ड पे देख के तो आप नहीं पहचान सकते हो, सब लैब का वर्क होता है, लैब में पहचानते हैं। यहाँ पे हम केवल R और S के बेसिस से पहचानते हैं फिलहाल। और आसान तरीका RS तो हमने आपको पढ़ाया है कैसे निकालते हैं, एडवांस मेथड से पढ़ाया है। बट यहाँ पे हम केवल प्लेन से समझते हैं, प्लेन के बेसिस पे। प्लेन क्या है, देखिए यहाँ पे डैश लाइन, डैश का मतलब प्लेन के नीचे बताया था हमने आपको। देखिए ऐसे, इस तरह से स्ट्रक्चर आप सोच रहे हो, देखिए ऐसे। अगर हम लोग जो है ऊपर ET, नीचे यहाँ पे देखिए प्लेन, मिथाइल हो गया, इथाइल और ये मिथाइल एक ही प्लेन में आ गए। अब ऐसे डैश करें तो नीचे Cl हो गया और यह H हो गया ऊपर। थिक का मतलब, थिक लाइन का मतलब प्लेन के ऊपर, डैश लाइन का मतलब प्लेन के नीचे, और एक ही प्लेन में है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे OH आया है तो OH ये भी दिखाया था हमने आपको, जो OH आता है, इनकमिंग ग्रुप जो आ रहा है, लिविंग ग्रुप अगर रेड मार्कर है, तो जो अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा इसके अपोजिट साइड से आता है, क्योंकि ये क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्सन की वजह से इसके आसपास अटैक कर नहीं सकता, इसके अपोजिट साइड से आता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है। मतलब अगर लिविंग ग्रुप डैश लाइन पे है तो आने वाला हमेशा थिक लाइन पे होगा। इसका उल्टा, अगर लिविंग ग्रुप यहाँ कहा, उसका उल्टा भी सत्य होता। समझ जाओगे ना। अगर यह R तो यह S, अगर यह S तो यह R होगा। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। पहचान जो गया आप। देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, जैसे आपने पढ़ा था RS, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये सेकंड प्रायोरिटी हो गई, ये थर्ड प्रायोरिटी हो गई और ये फोर्थ प्रायोरिटी हो गई ना। अब इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप ऐसे देखते थे, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पे S होना चाहिए, S। लेकिन जब सबसे कम प्रायोरिटी वाला प्लेन के ऊपर होता है तो जो आता है उसका उल्टा कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इस पर R है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। एटॉमिक नंबर से पहचानते हैं, O का एटॉमिक नंबर सबसे अधिक, यहाँ कार्बन के बाद कार्बन है ना, इस तरीके से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए यहाँ भी ऐसे है, उल्टा S आ रहा है, S होना चाहिए, बट यहाँ पे सबसे कम प्रायोरिटी वाला प्लेन के नीचे है तो जो आएगा वही माना जाएगा, यानी यह S सही है। तो यह R था S, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पे S होना चाहिए, लेकिन सबसे कम प्रायोरिटी यानी 4 नंबर पाने वाला थिक लाइन पे है तो जो आता है उसका उल्टा कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे कम नीचे है तो जो आता है वही ले लेते हैं, तो R का S बन गया। अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट कभी S होगा तो यह R हो जाएगा। यही इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो जरा हम इसको दिखा दें मैकेनिज्म में। जब प्लेन के अपोजिट साइड से अटैक का मतलब यहाँ क्या है समझिए पहले, आगे तो रिएक्शन समझते ही, हम बस दिखाते हैं प्लेन।
अटैक कैसे होता है इसको दिखाते हैं आपको हम। जैसे कंपाउंड दिया गया, मान लीजिए आपको यह इस तरीके से, यह ईटी है, यहाँ पे क्या है, इस तरह बना हुआ है, देखिए यहाँ पे Cl है और इस तरीके से इस पर H बना हुआ है, यहाँ पे Me मिथाइल है। OH को यहाँ से अटैक करना है, जब यहाँ से बाहर जाएगा तो ये यहाँ से अटैक करेगा, ऐसे दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। यहाँ पे Et, यहाँ पे H, यहाँ पे मिथाइल, और यह ऐसे डैश लाइन दिखाते हो आपको, इसे हमने बताया था जस्ट कुछ देर पहले। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव होता, बट यह भी खत्म हो जाएगा। देखिए इसकी जाने से यहाँ प्लस आता है पार्शियल, बट इसके चार्ज के शेयर की वजह से इसका चार्ज खत्म हो जाता है। ये बनती है ट्रांजिशन स्टेट। हमने भी दिखाया था कि अपोजिट साइड अटैक का मतलब क्या है, फिर एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाए आपको। जैसे देखिए यह लिविंग ग्रुप रेड मार्कर, अगर तो ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए पहले तो आने वाला कहां से, अपोजिट साइड से आ रहा है, तो जहां से Cl अगर ये प्लेन के ऊपर है तो आने वाला हमेशा प्लेन के नीचे रहेगा, है ना। अगर इसका उल्टा होता, मान लीजिए ऐसे करते हम लोग, अगर ऐसे होता, अगर लिविंग ग्रुप प्लेन के नीचे है तो आने वाला हमेशा प्लेन के ऊपर होगा। तो अगर लिविंग ग्रुप प्लेन के नीचे है डैश लाइन पे, तो आने वाला हमेशा थिक लाइन में प्लेन के ऊपर होगा। इन कन्फिगरेशन उलट देना आप, यही इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। याद रहेगा आप लोगों को, तो यह याद रखना। इसमें होता है क्या, इन्वर्जन, यानी आप यूज कर सकते हैं क्या टर्म, वाल्डेन इन्वर्जन। क्या, वाल्डेन इन्वर्जन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ इन्वर्जन, कहां पे ज्यादा इन्वर्जन का रेट पाया जाएगा, तो फिर वही कहानी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो इस रिएक्शन को देख के आप समझ गए कि क्यों जो है प्लेन के अपोजिट साइड से अटैक होता है, क्यों बदल जाता है कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन बदलने की वजह प्लेन के अपोजिट साइड